नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। चलिए अब देवभूमि से जुड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है। इस बैठक में कुल 28 प्रस्तावों पर मुहर लगी। आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पेश होने वाले बजट पर भी मंत्रिमंडल ने सहमति जता दी है। पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले इस साल बजट में 10% की बढ़ोतरी की गई है। ऐसे में इस साल 1,11,00,000 से भी ज्यादा का बजट सदन के पटल पर रखा जाएगा। ये बैठक काफी महत्वपूर्ण, सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक, जहां ये बताया गया कि 28 प्रस्तावों पर मुहर लगी। आगामी वित्तीय वर्ष 2026 और 27 के लिए पेश होने वाले बजट पर भी मंत्रिमंडल ने सहमति जता दी है। पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले इस साल बजट में 10% की बढ़ोतरी की गई है। काफी अहम दिन, जहां हम आपको ये जानकारी दे दें कि देहरादून में सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें यह जानकारी कि 28 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। और जरा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आशीष डोभाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस मामले पर। आशीष, क्या कुछ दिख रहा है बजट को लेकर, क्योंकि अभी ये जानकारी कि कैबिनेट की बैठक हुई है और बैठक में कई प्रस्तावों को लेकर बातचीत होती नजर आई, क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही हैं? बिल्कुल, आज कैबिनेट की बैठक हुई और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में दिन में 12:30 बजे जो कैबिनेट मंत्री थे उनके साथ बैठक थी। वहाँ तमाम जो अधिकारी हैं, मुख्य सचिव हो चाहे अन्य जो विभागों के सचिव थे वो मौजूद थे और कैबिनेट में 28 अहम प्रस्ताव पास किए गए हैं और आने वाले बजट से लेकर के कहीं न कहीं जो विधेयक बजट में रखे जाने हैं उनको भी कहीं न कहीं हरी झंडी कैबिनेट की तरफ से दी गई है। और इस बार खास ये रहेगा कि जो बजट है, अनुपूरक बजट है, वो उसमें 10% की बढ़ोतरी करने का जो है फैसला लिया गया है। और पहले के मुकाबले अब इस बार का जो बजट होगा 1 लाख करीब 1.25 लाख करोड़ का बजट जो है इस बार उत्तराखंड सरकार सदन में पेश करेगी और जिससे जो तमाम जो विकास कार्य होने हैं उत्तराखंड में वो कहीं ना कहीं होंगे और कई जो कर्मचारियों के पक्ष में कई फैसले जो लिए हैं या एक तरीके से आशीष देखा जाए तो पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखंड को अक्सर बढ़ावा देने की कोशिश की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा, लेकिन ये जानना भी बेहद दिलचस्प हो जाएगा कि बजट में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं पर्यटन के क्षेत्र में देखने के लिए। पर्यटन की बात करें तो पर्यटन के लिए तमाम जो योजनाएं हैं वो उत्तराखंड में संचालित की जा रही है। चाहे केदारनाथ रोपवे की बात करें, हेमकुंड साहिब रोपवे की बात करें या फिर चार धाम जो मार्ग चौड़ीकरण की बात है या फिर रेलवे का विकास हो रहा है, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। इसके अलावा जो सड़कों का विस्तार हो रहा है जिससे कहीं ना कहीं जो पर्यटकों की कहीं ना कहीं सुविधा बढ़ी है, चाहे वो नैनीताल की बात करें, मसूरी की बात करें, तमाम वहाँ पर विकास कार्य किए जा रहे हैं, रोपवे बनाए जा रहे हैं, शटल सेवाएं चलाई जा रही हैं। पर्यटकों को कैसे अच्छी यात्रा यहाँ पर पर्यटक करें उसको लेकर के सरकार का बड़ा फोकस है। और कहीं ना कहीं यहाँ की जो आर्थिकी है वो भी पर्यटन के टिकी है, चाहे शीतकालीन पर्यटन पे हैं या फिर चार धाम और ग्रीष्मकालीन पर्यटन पे हैं। यहाँ पर लाखों श्रद्धालु और जो पर्यटक हैं हर साल आते हैं और हमारे जो बिल्कुल अब ये देखने वाली बात होगी कि ये बजट जो जनता है उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाता है या नहीं, क्योंकि बेहद खास रहेगा पर्यटन के क्षेत्र को लेकर भी। बहुत एक तरीके से अगर देखा जाए तो पर्यटन के क्षेत्र को लेकर तो बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है, लेकिन इस बार जनता की क्या उम्मीदें हैं सरकार से, किस तरीके से जमीनी स्तर पर चीजें दिखी हैं आशीष? बिल्कुल, जनता की तमाम उम्मीदें हैं। जो उत्तराखंड के युवा हैं उनकी अलग उम्मीदें हैं, जो महिलाएं हैं और जो रोजगार की तलाश में जो युवा कोर्स कर चुके हैं उनकी अलग उम्मीदें हैं। और कहीं ना कहीं जो बेरोजगार युवा हैं तो कई लोग स्वरोजगार करना चाहते हैं और कई लोग जो है अपने अलग अलग टैलेंट को दिखा करके समाज में अपना एक स्थान बनाना चाहते हैं। तो सरकार से यही उम्मीदें हैं कि वो अच्छी अच्छी योजनाएं जो है धरातल पर लाए, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, उद्यान के क्षेत्र में हो या पर्यटन के क्षेत्र में हो। कई ऐसी योजनाएं सरकार संचालित कर रही है जिसके माध्यम से लोग
सब्सिडी और बैंकों के माध्यम से लोन लेकर के अपने सपने साकार कर रहे हैं। चाहे वो टीवी ग्रिड का क्षेत्र हो, और चाहे फिर उद्यान के क्षेत्र की बात करें तो तमाम जो सघन खेती की जा रही है, सेब की सघन खेती की जा रही है, ड्रैगन फ्रूट की खेती की जा रही है, कीवी की खेती की जा रही है। तो इससे कहीं ना कहीं यहाँ के जो किसान हैं, आम आदमी है, क्योंकि हमारा जो प्रदेश है पर्यटन और कृषि यहाँ की मुख्य आय है, और खनन और जो शराब के मामले में कहें तो वो सरकार का मुख्य जो आय का एक साधन है। कहीं ना कहीं लोग जो सरकार है वो किसानों की आय दुगनी करने का ऐसे ही जो है तमाम योजनाओं के माध्यम से प्रयास कर रही है जी। अब एक तरीके से ये देखने वाली बात होगी कि युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतर पाता है या नहीं ये बजट, क्योंकि स्किल्स को बढ़ावा देती है सरकार या नहीं, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां उत्तराखंड की राजनीति में अपने बयानों को लेकर पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन सुर्खियों में नजर आए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक ताजा वीडियो में चैंपियन अपने विरोधियों पर जमकर बरसते हुए दिखाई दिए। वीडियो में चैंपियन सीधे तौर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और अन्य नेताओं पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने न केवल अपने चरित्र पर लग रहे आरोपों का जवाब दिया है, बल्कि कांग्रेस के दिग्गजों को उनकी पुरानी यादें ताजा करने की नसीहत भी दे डाली। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने भी वीडियो जारी कर उनके आरोपों के जवाब दिए हैं। साथियों नमस्कार। हालांकि जिस बात की प्रतिक्रिया देने मैं आप लोगों के सामने आ रहा हूं, मुझे उस पर बहुत रात भर सोचना पड़ा कि मैं प्रतिक्रिया दूं न दूं, लेकिन अंततोगत्वा मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मुझे प्रतिक्रिया देनी चाहिए, क्योंकि हम सामाजिक जीवन के लोग हैं और सामाजिक जीवन में कोई बात अगर उठती है तो उस पर फिर प्रतिक्रिया देनी चाहिए, उस सीमा तक कि जिस सीमा तक समाज का नुकसान न हो। मैंने अभी एक देखा टीवी पे कोई चैनल पे इंटरव्यू आ रहा था, उसमें कांग्रेस वाले सुरेंद्र जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो मेरे साथ विधायक रहे हैं वो साहब, और कई लोग कह रहे हैं ये बीजेपी का चाल चरित्र है। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन महिलाओं पे नोट उड़ा रहे हैं। अरे भैया, तुम्हारी याददाश्त इतनी कमजोर हो गई, अकल पे जोर दे लो। हाँ भाई, याद करो गोदियाल भाई, जब तुम भी पहली बार के विधायक थे और हम बंबई गए थे कांग्रेस का चुनाव प्रचार करने, मैं निर्दलीय जीत के कांग्रेस में आया था, और तुम डांस बार में नवी मुंबई में अपने यहाँ ले गए थे, तुमने बार बालाओं का नाच कराया था अपने ऑफिस के पास, तुम लेके गए थे। हरक सिंह रावत ने डांस किया था बार बालाओं के साथ। हम तो पहलवान है, हमें तो नाचना भी नहीं आता, हम तो धर्मेंद्र की तरह से शो देख रहे थे। और बेशर्मो शर्म करो, कुंवर प्रणव सिंह चरित्रवान आदमी है बे। और वहीं पिथौरागढ़ में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय सभागार में अधिकृत वित्त समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान यूआईडीएफ फंड के अंतर्गत न्यू कैंट मार्ग अपग्रेडेशन को मंजूरी दी गई है। पेयजल योजना के सुदृढ़ीकरण को लेकर अनुमोदन दिया गया। इसके अलावा मसूरी राज्य राजमार्ग पर 2 लेन स्टील बॉक्स पुल निर्माण को मंजूरी दी गई। सरोवर नगरी नैनीताल में आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत कार्रवाई लगातार जारी है। इस अभियान के तहत 5000 से ज्यादा लोगों के सत्यापन कराए गए। सत्यापन के दौरान पाए गए 409 संदिग्ध लोगों के खिलाफ पुलिस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इसको चेक करो। और वहीं देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि प्राधिकरण की टीम ने ऋषिकेश क्षेत्र में एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से बनाए जा रहे बहुमंजिला भवन को सील कर दिया। ये भवन लक्कड़घाट रोड, निर्मल बाग, ब्लॉक सी में निशांत मालिक द्वारा निर्मित किया जा रहा था। प्राधिकरण को लगातार मिल रही शिकायतों और निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। एमडीडीए की टीम मौके पर पहुंची और नियमों के अनुसार सीलिंग की प्रक्रिया पूरी की गई। और वहीं रमजान और होली में सुरक्षा को लेकर देहरादून में पुलिस प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। एसएसपी ने त्योहारों के मौके पर लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं।
इसके लिए थाना प्रभारियों की जवाबदेही तय की गई है। पीक आवर्स में पुलिस विजिबिलिटी बढ़ाई जाने का भी निर्देश दिया गया है। वहीं अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की भी तैयारी है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां विकास को नई दिशा देने के मकसद से कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत 2 दिनों के दौरे पर बागेश्वर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों के साथ विकास योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में विशेष रूप से उन योजनाओं पर चर्चा हुई जो बजट या संसाधनों के अभाव में पिछड़ रही थी। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान कुमाऊं आयुक्त ने कहा कि बागेश्वर जिले के विकास से जुड़े सभी प्रमुख मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया गया है। उन्होंने बताया कि जिले की सबसे बड़ी चुनौती NH 309 के निर्माण से जुड़ी हुई है, जिसमें भूमि अधिग्रहण के मामलों पर भी गहन चर्चा हुई। देखिए, बागेश्वर का ये विजिट है। आज भी मैं यहाँ पे हूँ और कल भी हूँ, और अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बैठक की गई, जिसमें जो रेलेवेंट मुद्दे हैं डिपार्टमेंट्स के अलग अलग, उन सब पे समीक्षा हुई, जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे प्लस जो हमारे प्रोजेक्ट्स पीछे चल रहे हैं, ऐसे डिपार्टमेंट्स जिनके खर्चे की स्थिति ठीक नहीं है या तालमेल की कमी है, इन सबको देखा गया। अभी बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे क्योंकि NH का चल रहा है, उसमें भूमि अधिग्रहण के जो मामले हैं कहाँ पे लंबित हैं, इन सब पे चर्चा की गई। और जो अच्छा काम डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, जैसे कीवी के केस में, ट्राउट के केस में, एक विद्यालय कपकोट में जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, इन सब का भी प्रेजेंटेशन डिस्ट्रिक्ट की टीम ने यहाँ पे किया। देहरादून में प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के द्विवार्षिक चुनाव शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुए। मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर नरेश नपलच्याल और चुनाव अधिकारी डॉक्टर अमलेश सिंह की देखरेख में चुनाव प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ पूरी की गई। अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर रमेश कुंवर और डॉक्टर आनंद शुक्ला ने अपना नामांकन किया था, लेकिन नामांकन के अंतिम दिन डॉक्टर आनंद शुक्ला द्वारा नाम वापस ले लेने के बाद डॉक्टर रमेश कुंवर निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए। नई कार्यकारिणी में डॉक्टर यशपाल तोमर को महासचिव चुना गया है। और वहीं सरोवर नगरी नैनीताल में भवन मानचित्रों के निस्तारण के लिए कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में नैनीताल, भीमताल, भवाली और मुक्तेश्वर क्षेत्र के 85 आवासीय भवन मानचित्रों को स्वीकृति दी गई है। इन 85 मानचित्रों में से 4 व्यावसायिक भवन मानचित्र शामिल हैं। इसके अलावा 21 भवन मानचित्रों में डिजिटल सिग्नेचर जारी करते हुए मानचित्र निर्गत किए गए हैं। चारधाम यात्रा के बेहतरीन प्रबंधन के लिए एक बार फिर से लोकजीत सिंह ने उत्तराखंड का मान बढ़ाया। चारधाम यात्रा के दौरान कंट्रोल रूम प्रभारी बनाए गए लोकजीत सिंह को राष्ट्रीय स्तर के स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब इस दौरान आपको बता दें कि लोकजीत सिंह को इससे पहले भी कोविड प्रबंधन के लिए 2021 में प्रतिष्ठित FICCI स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड भी मिल चुका है। इसके साथ ही उन्हें साल 2024 में चारधाम यात्रा प्रबंधन के लिए भी राज्यपाल का उत्कृष्ट सेवा पदक प्रदान किया गया था। और अगली खबर आपको नैनीताल से बता रहे हैं, जहां कुमाऊं विश्वविद्यालय के परीक्षा केंद्र DSB परिसर में प्री PhD परीक्षा आयोजित की गई। इसमें 250 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान भावुक कर देने वाला पल भी देखने को मिला। यहां एक दिव्यांग छात्रा व्हीलचेयर से परीक्षा केंद्र पहुंची और सीढ़ियों पर उसका भाई उसे गोद में उठाकर परीक्षा हॉल तक ले गया। बता दें, नैनीताल से ये खबर सामने आई है, जहां 250 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी है, लेकिन इन छात्राओं में एक ऐसी छात्रा भी जो कि दिव्यांग है, व्हीलचेयर से परीक्षा केंद्र पर पहुंची और वो दृश्य देखने के बाद सब बेहद हैरान रह गए, क्योंकि सीढ़ियों पर उसका भाई उसे गोद में उठाकर परीक्षा हॉल तक ले गया। वो जुनून नजर आया उस छात्रा के अंदर कि ऐसी हालात में भी वो परीक्षा देने परीक्षा केंद्र पर पहुंची और व्हील चेयर पर पहुंची। सीढ़ियों पर उसका भाई उसे गोद में उठाकर परीक्षा हॉल तक ले गया, जहां साहस और जुनून की तस्वीरें भी इस दौरान नैनीताल से निकलकर सामने आई। कुमाऊं विश्वविद्यालय के परीक्षा केंद्र DSB परिसर में प्री PhD परीक्षा आयोजित की गई थी, जहां से ये तस्वीरें सामने आई।